सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भारत एक विचार पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से भारत को अलग अलग भाषा के आधार पे क्षेत्रों में बांटा गया और ये बतलाया गया कि किस तरह से भारत एक ना होकर अनेक देशों का मेल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी जो है ना, सबसे जड़ है इस पूरे फसाद की। इसी थ्योरी के ऊपर पूरा भारत समाज को तोड़ने का जो सारा ताना बाना रचा गया है वो इसी थ्योरी के ऊपर रचा गया है। इसलिए थ्योरी के बारे में जानना और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये सभी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि ये थ्योरी क्या है, आखिर ये क्या है जो इस कारण से इतना महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय समाज के लिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्या है ये थ्योरी। बेसिकली एक थ्योरी है जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, जिसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे ऐसे प्रेजेंट करता है एनसीईआरटी जैसे दिस इज द गॉस्पेल ट्रुथ। अब गॉस्पेल ट्रुथ के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी इसी बात कर लेते हैं। तो इसको क्यों प्रेजेंट किया जाता है जब इसकी कोई तथ्य नहीं है, जब इसके कोई पीछे फैक्ट्स नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्यों इसे प्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि ये जो इंडियन डिवाइड करने का है ना, इंडियंस को डिवाइड करने का, ये बहुत अच्छा प्रीफर माध्यम लगता है इन्हें। कि इनको लगता है कि ये जो है ना सबसे सरल तरीका है इंडियंस को बांटने का। इसीलिए एनसीईआरटी बार बार इस बात पर जोर देता है कि भारत में ना दो तरह के लोग हैं, एक द्रविडियन लोग हैं और एक आर्यंस हैं। और जो आर्यंस हैं वो आए हैं यूरोपियन या कह लीजिए सेंट्रल एशिया, या कहीं कहीं आपको किताबों में आर्टिक वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो ये लोग इधर क्षेत्रों से आए हैं। तो इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ से आए, क्या कब आए, कैसे आए, बस एक इमेजिनेशन है। एक इमेजिनेशन के तहत एक थ्योरी दी जाती है, थ्योरी में बातें आती हैं और उसको प्रूफ किया जाता है। और ये थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आजकल अमेरिका को आप देख सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, श्वेत लोग अश्वेत लोगों पे हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट का वो चक्कर है। जो यूरोपियन लोग थे अपने आप को वाइट मानते थे, तो दे फील दैट दे आर प्रिविलेज्ड, अपने आप को ज़्यादा उन्नत प्रजाति मानते थे। मानवों में कहते थे कि जो वाइट पर्सन है वो ज़्यादा उन्नत है। तो वो वही थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि इंडिया में वाइट और ब्लैक का कोई थेसिस ही नहीं है। यहाँ पर कोई रंग के आधार पर कभी भी यहाँ पर किसी प्रकार का बंटवारा नहीं रहा। लेकिन ये लोग वैसे दिखाना चाहते हैं क्योंकि इनकी खुद की मेंटेलिटी जो है ना वो वही रहती है। खुद की मेंटेलिटी उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने उसी मेंटेलिटी से इसको छाप दिया, इसलिए ताकि समाज टूटे और फिर हम क्या कहें कि भाई ये तो हमला करके आए, हम भी हमला करके आए, यानी हमारे और इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। लोगों को ये बताने के लिए कि भाई हम भी हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ब्रिटिश ने इसको इस्तेमाल किया। और बड़े अजीब लगता है जब इंडियन हिस्टोरियंस उसी बात को लेकर अपनी किताबों में लिखे और आज बच्चों को पढ़ाते हैं, भाई देखो आर्यंस आए थे, हमला किए, द्रविडियंस को मारे, द्रविडियंस साउथ चले गए। बट इसमें सच क्या है, सच आखिर है क्या? तो देखिए, एक छोटी सी ऑफ टूर चलते हैं, रवांडा की बात करते हैं। जी, रवांडा की बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो जो रवांडा में जो त्रासदी हुई ना, जो एक पूरे मास को मर्डर कर दिया गया, तो उस भयंकर त्रासदी का ना जो जड़ है ना वो यहीं पर है। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा रवांडा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1889 में इस पर जर्मनी ने अपना कॉलोनी सेटअप किया। 1919 में लीग ऑफ नेशन के तहत बेल्जियम के हिस्से ये कॉलोनी आती है। 1930 में जनगणना होता है। जनगणना में सामने आता है कि यहाँ 3 प्रमुख जातियाँ हैं। 3 प्रमुख जातियों में से 84% जो हैं वो हुतुस जाति की हैं, 15% तुत्सी जाति की, और 1% जो है ना वो तवा जाति के लोग रहते हैं। जी, फिर यहाँ से क्या होता है कि इससे पहले रवांडा का जो इतिहास था वो हमेशा ओरली बोला जाता था, वहाँ कोई लिखा हुआ इतिहास नहीं था। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों, क्योंकि भारत का इतिहास भी पहले ओरली बोला जाता था, फिर अंग्रेज आए और उसको लिख कर साबित किए कि जो इतिहास है वो लिखा हुआ ये है। उससे पहले हमारे देश में भी मौखिक जो सारे इतिहास और सारे वेद थे वो बोले जाते थे। तो रवांडा में ऐसा क्या होता है, तो रवांडा में जातियों का बंटवारा उनके कैटल यानी पशुपालन के आधार पर होता है कि किसके पास कितनी पशुएं हैं और किस तरह की पशुएं हैं जो उनको पालते हैं। उस आधार पर उनकी जातियां बटी रहती थी। उनका जाति का बांटने का अधिकार किसी भी तरह से किसी जन्म या किसी ऐसे बंधनों से बंधा हुआ नहीं था, या फिर कोई जेनेटिक्स वाली कोई इसमें बात नहीं थी कि वो लोग जेनेटिकली कोई अलग लोग थे। लेकिन यहाँ 1930 में जब बेल्जियन इसका इतिहास लिखना शुरू करता है तो इतिहास में ये बात लिखता है कि ये जातियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं,
अलग अलग तरीक़ों से। और इसके फ़ायदे से क्या वो करता है कि वहाँ की जो मूल खेती है, मूल पशुपालन है, मूल वहाँ की जो नृत्य है, जो कल्चर है, उसको डाउन प्ले किया जाता है, उसको नहीं बताया जाता है। और ऊपर में ये बताया जाता है कि आप सभी आपस में अलग अलग हो। और इसको और बल देने के लिए एक थ्योरी लाई जाती है कि जो ये तवा जाति के लोग थे वो रवांडा के मूल निवासी थे। उसके बाद से वहाँ पर हुतू जाति के लोग हमला करते हैं, जो कि खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, और उनके ज़मीनों को उनसे छीन कर और अब खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। और इन सब में सबसे जो बुरा दिखाया गया वो तुतिस जाति के लोगों को जो बताया गया है कि तुत्सी जाति के लोग मिलिट्री के रूप में, मतलब एक अच्छे लड़ाके भी थे, वो आते हैं और हमला करते हैं और हुतूस जाति और तवा जाति पर बहुत कहर ढाते हैं। और ये सब बातें बताकर लोगों के इतिहास में बताई जाती हैं। फिर जब 1962 में कॉलोनी से फ्री हो जाता है रवांडा, लेकिन उसके इतिहासकार जो थे वो इसी इतिहास को लेकर आगे बढ़ जाते हैं कि जो इतिहास बेल्जियन ने लिखा था। तो इसका होता क्या है कि जब लोगों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है तो बच्चों के मन में, लोगों के मन में अब बंटवारे की भावना पैदा होने लगती है। इस कारण से 1994 आते आते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा जेनोसाइड में से एक वहाँ होता है, जिसमें 8 लाख, याद रखिएगा दोस्तों, 8 लाख तुत्सी जाति के लोगों को मारा जाता है बाकी जातियों के द्वारा। तो इस बात को आप जाकर यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद से इसके कारण क्या होते हैं, तो कारण ये थे कि यूरोपियन ने हिस्ट्री लिखी अपने राज के लिए, अपने राज करने के लिए। उन्होंने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किया, सच नहीं बताया और लोगों के बीच में मतभेद पैदा हुई। अब यही थ्योरी भारत में लगाइए। और हाँ, एक और बात, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, हुत्सु नॉर्थ से आए थे, याद रखिएगा, भारत में भी वो लोग नॉर्थ से आए थे आर्यंस। तो उन्होंने एक पैटर्न जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि जब समाज को हम आपस में बांट देते हैं तो उस पर राज करना आसान हो जाता है। और रवांडा में भी ये लोग कास्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रवांडा में कहीं कास्ट पहले नहीं था, लेकिन ये कास्ट शब्द का इस्तेमाल करते। जैसे भारत में कास्ट शब्द कभी ऐसा नहीं था जिसमें भारत में लाया गया, ये अंग्रेजों द्वारा लाई गई एक शब्द है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सभी घटनाओं के बाद से हमें एक बात तो देखने को मिलती है कि कुछ कॉमन जो पैटर्न देखने को मिलता है कि भारतीय इतिहास जो अंग्रेजों ने लिखा या फिर रवांडा का इतिहास जो यूरोपियंस ने लिखा, उसमें सब में एक कॉमनैलिटी झलकती है। तो अब भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। और ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसके बारे में हम एक नहीं 2 हिस्सों में बात करेंगे। एक आज का एपिसोड है, एक अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कहाँ तक, तो हम बात करेंगे सरस्वती नदी सभ्यता तक हम बात करेंगे। इसके बाद की जो आगे की जो डिटेलिंग है, जिसमें आपको आते हैं कि कैसे आर्यंस को नाजीज से कंपेयर किया गया, कैसे कास्ट सिस्टम में बांटा गया आर्यंस को, ये सभी बातें जो जितनी भी हो अगले एपिसोड में बात होंगी। आज हम शुरुआत करेंगे कि कैसे टाइम जोन कॉन्फ्लिक्ट होता है, टाइम जोन्स का, और फिर साथ ही साथ बात करेंगे कैसे सरस्वती नदी के बारे में एनसीईआरटी हमें नहीं बताता है। पिछले कुछ दशकों में सैटेलाइट इमेज से ये पता चला कि सरस्वती नदी भी एक थी, जिसका टोटल प्रूफ मिला है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि सरस्वती नदी नहीं थी। तो उस नदी के जो पाथवे है, जहाँ जहाँ से वो नदी गुजरती थी, वो सामने आया सैटेलाइट इमेज से, जिसमें ये देखा गया कि वो नदी राजस्थान के उन क्षेत्रों से होते हुए गुजरी और पाकिस्तान के उन क्षेत्रों से होते हुए गुजरी जहाँ पर आज सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े शहर थे। जिससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से उससे भी पुरानी सभ्यता थी एक, वो थी सरस्वती घाटी सभ्यता। तो अगर ये इस बात को मान लेते कि सरस्वती नदी थी, ब्रिटिशर्स अगर इस बात को मान लेते, तो मिशनरीज की जो अपनी जो एजेंडा है जिसमें ये बात आती कि दुनिया 6000 साल पुरानी थी, वो तो झूठी हो जाती। तो अगर वो सरस्वती घाटी सभ्यता को मान लेते कि सरस्वती नदी थी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? तो प्रॉब्लम ये था कि अब क्या होता कि आर्यन इन्वेजन होता, आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन इन्वेजन जब करते हैं तो सबको मार देते हैं, सबको काट देते हैं, और फिर बैठ के 4 किताब लिखते हैं। 4 किताब में वो उस नदी के बारे में बात करते हैं जो नदी बहुत साल पहले, उनसे आने से कई हजार साल पहले सूख चुकी हो। बड़ा अजीब लगता है कि वो आते हैं और वो उस बारे में बात करते हैं जो उनके आने से कई हजार साल पहले बीत चुका है। लेकिन ये बात हमें तो बताती नहीं एनसीईआरटी, वही ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि एनसीईआरटी हिसाब से तो सरस्वती जो है ना, वो इंदस का ही एक नाम है और कुछ नहीं है। गजब, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ। पता नहीं, शायद सस्ता नशा किए होंगे लोगों ने। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी मिशनरीज के लिए, वो था समय काल।
समय का, क्योंकि जो बाइबल में बखान है उस हिसाब से ये धरती पूरी 6000 साल पहले बनी है, तो बाइबल के हिसाब से तो 6000 साल पहले बनी है। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भारत के ग्रंथों में समय काल इससे भी बहुत पहले का, हजारों साल पहले का वर्णन है। तो इन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को सही मानते हैं तो हमारी जो बाइबल में कही गई बात है, जो कि उनके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है जिसमें ज्ञान का भंडार है, तो वो गलत साबित हो जाती। 18वीं शताब्दी में एक खगोल शास्त्री होते हैं जिनका नाम होता है जॉन प्लेफेयर। उन्होंने भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अध्ययन में पाते हैं कि भारतीय खगोल शास्त्र बेहद ही उन्नत किस्म का है और इसमें बताए गए समय काल कंटेम्प्रेरी एरा से कई हजार साल पहले के हैं। पर यह बात बाइबल को चैलेंज करती है, ये बात मिशनरीज को चैलेंज करती है। प्लेफेयर की 1819 में मृत्यु हो जाती है। इसके 6 साल बाद आते हैं खगोल शास्त्री जॉन बेंटली, जो सरासर सारे प्लेफेयर की बातों को नकार देते हैं और कहते हैं कि ऐसी समाज, देखिए यहाँ समय की बात हो रही है, लेकिन अपने बात को प्रूफ करने के लिए वो कहते हैं कि हम एक ऐसी समाज की बात पर विश्वास नहीं करते थे जहाँ पर विधवाओं को जलाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को मार दिया जाता है, जहाँ पर पुरुषों का पूरा आतंक है। ऐसे समाज की बातों को हम कैसे यकीन कर सकते हैं? यानी अपनी बात को सिर्फ सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि जो हमारा मिशनरीज का जो थॉट्स है, जो बाइबल में लिखे गए, वो महान है, इसलिए वो दूसरों की बातों को दूषित बताने की कोशिश करते हैं। अपनी बातों को साबित करने के लिए एनसीईआरटी जो है वो ऐसे लोगों की बातों को ही ज़्यादा अपने बुक्स में जगह देता है हमेशा से ही, जो इस उसके एजेंडे को ना आगे बढ़ाए। जैसे वो ज्योतिबा फूले का नाम लेते हैं, वो पेरियार के नाम लेते हैं। अम्बेडकर जो थे वो ज्ञानी इंसान थे। अम्बेडकर जी की बातों को वो बताते नहीं हैं, लेकिन अम्बेडकर जी की बातों, अब नाम को ना जोड़ के दिखाते कि अम्बेडकर जी थे ना, वो इनकी बातों को भी ना सही मानते थे। बट कोई ये व्यू नहीं बताता कि अम्बेडकर जी के आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर क्या व्यूज़ थे, कोई नहीं बताता, क्योंकि अम्बेडकर जी इस थ्योरी को सरासर नकारते थे। कि हमेशा से यही किया गया है कि जिनकी बातें मुझे सटल लगती, मुझे लगती कि नहीं ये बातें मुझे फेवर करती है ना, तो मैं उन्हीं की बातें बताऊंगा, बाकी लोगों की बातें मैं नहीं बताऊंगा। और यही एनसीईआरटी करते आया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस बात को जानते थे उन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए था, और उनकी आवाज़ उठाने को उनको बल देना चाहिए था आप सभी को। बट आप कभी किया नहीं कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है जी। बातें मनगढ़ंत जो थी, चाहे वो कितनी भी झूठी थी, बट उन्हें बताया गया क्योंकि एजेंडा चलाना था। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, उसके जब आप एजेंडा चला रहे हो, और फिर आप कहते हो कि यार ये ऐसा आइडियोलॉजी है, वो ऐसा आइडियोलॉजी है, इंडिया में वो हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों हो रहा है, कोई ये बात नहीं करता, क्योंकि आप बचपन से क्या सिखाते हो? दैट लुक, इंडियन कल्चर बहुत बेकार है, इसमें कुछ रखा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है। ब्रिटिशर ने इंडिया बनाया, इंडिया उससे पहले तो था ही नहीं, इंडिया कहाँ था? अरे यार, हमसे तो अच्छा लाख गुना पाकिस्तान है, जिसकी 70 साल की से कम की जो हिस्ट्री है, वो भी पता नहीं क्या क्या लिख रखा है अपने हिस्ट्री में कि हम इतने साल पुराने हैं, हम आदि जमाने से रहते आ रहे हैं। और आप अपने देश को ऐसे कहते हो? शर्म आनी चाहिए यार। मतलब आप अपने कंट्री को लेकर आप ऐसी बातें फैलाते हो, किस लिए? क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है, आपको अपना थॉट फैलाना है। अरे आपके एजेंडे और थॉट अगर देश के खिलाफ हैं तो वो फिर सही नहीं है ना। आज किसी से पूछो कि भाई तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हो, तुम कौन थे इसके बारे में क्या जानते हो, तो लोग कहते हैं हम आर्यंस थे, हम आए थे उधर से और आके इधर बस गए। यही तो इतिहास पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ के मूल निवासी हैं और आप यहाँ के बच्चों के मन में ये डाल रहे हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी है ही नहीं, इंडिजिनियस पीपल को आपने मार दिया, आपके पूर्वज तो बहुत आतंकी किस्म के विचार के थे। आप यही फैला रहे हैं। आखिर क्यों? अरे क्यों पढ़ाया जा रहा है ऐसे देश में ऐसा इतिहास? आपको एक बार आप खुद ही कहते हो कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक थ्योरी है, और अगले पल उस चैप्टर में यही बताते हो कि थ्योरी के हिसाब से ये सच है और यही सब सच है, और फिर आगे लेके उसको बहुत क्लियर नहीं करते हो कि साले ये सब तो सब झूठ के झूठ है या सत्य ये है। आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई नई तकनीकों के हिसाब से बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो राखी गढ़ी साइट्स का हो, चाहे वो सरस्वती नदी के पाथवे का हो, ये सारी बातें सामने आई। लेकिन ये बातें एनसीईआरटी क्यों नहीं चेंज करके लिखता कि नहीं भाई ये जो बातें थी वो गलत प्रूफ हो गई हैं। अब जो है ना, सरस्वती घाटी सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, और साथ ही साथ राखी गढ़ी में जो लोग मिले, जिनके डीएनए मिले, वो डीएनए ये बताता है कि वो यहीं के मूल निवासी थे, वो कहीं आए नहीं थे। लेकिन आपको ये सब बातें नहीं बताई जाती, और जब कोई बताता है, जब कोई आपको जगाने की कोशिश करता है, तो आप उसकी बातों को नहीं मानते, उसको दरकिनार कर देते हो। इसका पहचान नहीं रहता ना, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। और आपका ये पहचान है कि आप यहाँ के इंडिजीनियस हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो।
ये सोचना छोड़ दो कि आप आर्यंस थे। आर्य शब्द और आर्यन शब्द में बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को समझिए। अभी भी वक्त है, अपने आप को और अपने पूर्वजों को पहचानिए और सवाल कीजिए। अगर आपके बच्चे हों या अगर मुझे ये बच्चे देख रहे हैं तो आप खुद अपने शिक्षकों से ये सवाल कीजिए, क्यों, ये इसमें सत्य क्या था, इसमें फैक्ट क्या था। लोगों हर जगह क्वेश्चन कीजिए। जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो सच बाहर आएगा, उनको सच कहना पड़ेगा। लेकिन आप क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज़ प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और सरस्वती सिविलाइजेशन को भारतीय के अभी के जो सिविलाइजेशन है उससे तोड़ने के लिए कैसे कल्चर्स को बांटा गया। उसके बाद हम बात करेंगे नाजी आर्यन और इंडियन आर्यन को कैसे कंपैरिजन किया गया। ये सभी बातें इसलिए की गई ताकि भारत की जो सभ्यता है उसे छोटा दिखाया जा सके। इसके बारे में और डिटेल्स हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।